नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर पहुंच चुके थे और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी इसके बाद हम करेंगे। 10 प्रश्न लाएंगे, उसका मिलकर के समाधान करेंगे और फिर एक प्रश्न मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। अब चलिए जरा यहाँ पर इस टॉपिक को देखते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि कल के लेक्चर में हमने देखा कि यूरोपीय का आगमन भारत में हो चुका है और विभिन्न यूरोपीय कंपनियां आती हैं, चाहे वो डच आ गए, पुर्तगालीज आ गए, ब्रिटिश आया, फ्रेंच आया, ये सब आ रहा है। लेकिन इन सब को पछाड़ते हुए ब्रिटिश यहाँ पर अपना सिक्का जमा लेता है। इतना तक हम पहुँच चुके थे और जो यहाँ पर मुगल साम्राज्य हैं, विभिन्न जगहों के नवाब हैं, उनसे टकराहट भी अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो ब्रिटिश का देखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस एक सोच के साथ आया था कि मुझे व्यापार करना है भारत में, अब सिर्फ वह सोच उसका रह नहीं गया है, वह प्रशासनिक रूप से भी हस्तक्षेप करना शुरू कर चुका है भारतीय समाज में। तो यहाँ से इन चीज़ों को हम देखेंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हमने देखा है कि जो पीवाईक्यू में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वह महत्वपूर्ण मुद्दा हम चर्चा में लाते हैं। देखिए, सबसे पहले मुर्शिद कुली खां की चर्चा करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का यह अंतिम गवर्नर रहता है। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसा आज का लेक्चर होने वाला है जहां से कई प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है। क्योंकि कुछ शासक, चाहे वो उस समय के बंगाल के नवाब को लेकर के देखा जाए, या इसके अलावा आप देखेंगे मुगल को लेकर के देखा जाए, या फिर आप समझेंगे कि हम जब ब्रिटिश की भी चर्चा करेंगे वहां भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चेहरा नजर आएगा आपको जहां से प्रश्न लगातार बना है। तो ये चीज बस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये गलती नहीं होनी चाहिए, यहां से प्रश्न रहता है। अब देखिए, मुर्शिद कुली खां के विषय में प्रश्न रहता है। तो पहली चीज ये रहेगा कि मुगल सम्राट द्वारा, ठीक है, स्वतंत्र रूप से ये बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है और ये अंतिम गवर्नर रहता है। एक बात है, जब ये गवर्नर होता, आप देखिए यहाँ पर ढाका को लेकर के चर्चा किया है। ढाका यानी कि आज बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन उस समय जब आप चर्चा करेंगे तो वह बंगाल का हिस्सा ही हुआ करता था। तो यह क्या कर रहा है कि अपनी राजधानी ढाका से शिफ्ट करेगा, यानी कि स्थानांतरित कर देगा, और वह कहां ले जाएगा? मकसूदाबाद में स्थानांतरित करके नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखेगा। किसके नाम पे? देखिए, अपनी नाम पे, मुर्शिद नाम है तो अपनी नाम पे ही मुर्शिदाबाद कर लिया। तो इस तरह से आप जरा नाम से भी ध्यान रखिएगा तो फैक्ट भूलेंगे नहीं। इसके अलावा भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था जो है उसने यहां पर आरंभ किया है। ये पूछा जा चुका है पहले पीवाईक्यू में, देखेंगे आप पीसीएस में, कि इजारा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में किस शासक के द्वारा शुरू किया गया, और 4 विकल्प दे देगा। तो क्या नाम होगा? मुर्शिद कुली खां, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद एक और कैरेक्टर मुझे दिखा है जो कि महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न आए हैं। उसका नाम है अलीवर्दी खां। कार्यकाल देखा जाए तो 1740 से 1756 तक है। अब देखिए, यह व्यक्ति बड़ा समझदार था। जब अलीवर्दी खां की बात करेंगे, यह एक कुशल शासक माना जाता था और इसने यूरोपियों की स्थिति को समझा। जिस तरह से यूरोपीय यहाँ पर आ रहे थे, पुर्तगालीज आया, डच आया, ब्रिटिश आया, फ्रेंच आया, तो ये समझने लग गया कि ये यूरोपीय सिर्फ भारत में व्यापार करने के दृष्टिकोण से तो आए नहीं है, इनका उद्देश्य कुछ और है। ये तो यहाँ के संसाधनों का लूट खसोट मचाना चाहते हैं, लूट करके यूरोप ले जाना चाहते हैं। फिर इसने एक बड़ी फेमस बात कही और ये बहुत चर्चा में रहता है इसका स्टेटमेंट, इसीलिए मैंने यहाँ कर दिया है कि इसने यूरोपीय जो व्यापारी रहते हैं, शासक बन के आते हैं जो भी, उसकी तुलना मधुमक्खियों से किया। मधुमक्खी जानते हैं ना, मधुमक्खी का छत्ता जब होता है, अगर एक पेड़ पे लटका है मधुमक्खी का छत्ता, तो आप जब तक इसको छेड़ेंगे नहीं तब तक इसमें परेशानी नहीं होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि अगर आप इसको ना छेड़ें तो आप इससे शहद लेते रहिए। तो वही काम कह रहा है कि यूरोपीय की तुलना करते हुए यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार देंगी, जैसे कि ये मधुमक्खियां किया करती है। यूरोपीय की तुलना कर रहे हैं। मृत्यु होता है और उसके बाद उत्तराधिकारी इसका सिराजुद्दौला बनता है। तो महत्वपूर्ण 2 ही चीजें इसके विषय में पूछा जाता है, बहुत कुछ आपसे पूछा जाएगा नहीं। अब चलिए जरा यहाँ पर इस टॉपिक को देखते हैं। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय की यह घटना होता है, और इस समय अगर देखा जाए ये काफी चर्चा में रहता है। खास करके जो लोग बीपीएससी देंगे वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जे जेड हॉलवेल
18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा एक कमरा रहता है। उसमें क्या किया जाता है, 146 कैदी को, बंदी को ये रखते हैं एक तरह से सजा के तौर पर। लेकिन देखा गया कि अगले दिन सभी की मृत्यु हो जाती है, केवल 23 कैदी ही बचता है। इसीलिए इस घटना को बहुत ही भयावह घटना के तौर पर इतिहास में दर्ज किया गया है और इसे ब्लैक होल ऑफ कोलकाता कहा गया है। 20 जून 1756 ये फैक्ट पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। यह पूछा जाता है कि किसके समय में यह हुआ है, यह भी, और दूसरी बात कि किसके द्वारा, कौन था यहाँ पर शासक, ये दूसरी बात। यहाँ पर एक ये मैंने देखा है, पूछा गया है कि जो एक समकालीन मुस्लिम इतिहासकार रहे हैं गुलाम हुसैन, लेकिन गुलाम हुसैन ने अपने इतिहास के रचनाओं में इस घटना का उल्लेख ही नहीं किया है। तो कई बार आरोप भी लगता है कि ब्रिटिश से एक तरह से देखेंगे या सिराजुद्दौला से इनको इस तरह की समस्या थी या जो भी कुछ था। जैसे कि आज भी देखते हैं ना, बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सिलेक्टिव तरीके से काम करते हैं, नहीं बताते हैं। वैसा ही इनके द्वारा भी किया गया था। अब साथियों जरा आते हैं रॉबर्ट क्लाइव और प्लासी का युद्ध। मैं अगर आपसे बताऊं, ना सिर्फ ये बीपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, बल्कि ये टॉपिक यूपीएससी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यूपीएससी में भी अगर आप पीवाईक्यू देखें तो एक बार से अधिक बार प्रश्न इस टॉपिक से आया है। विभिन्न पीसीएस में भी यहाँ से पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस स्लाइड से एक प्रश्न रह सकता है। क्या है ये, आप देखते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण चेहरा रॉबर्ट क्लाइव और प्लासी का युद्ध हमेशा पूछा जाता है। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के तौर पे हम सभी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को जानते हैं और एक प्लासी का युद्ध हुआ था। यह प्लासी का युद्ध कहा जाता है अंग्रेजों की जो एक तरह से मजबूत पकड़ है भारत पर, उसके लिए निर्णायक युद्ध में से इसे देखा जाता है। यह बंगाल में हुआ था। बंगाल में एक जिला पड़ता है नदिया डिस्ट्रिक्ट, वहां पर यह हुआ था और नवाब सिराजुद्दौला पर इसने विजय हासिल कर लिया था। बंगाल के गवर्नर पद पर यह इस कार्यकाल में रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। इलाहाबाद की संधि आप सबों ने पढ़ा होगा, मैं इतना मान के चलता हूं, मैं यहाँ डिटेल पे नहीं जा रहा हूं। बस इतना आप सब जान लीजिए, जो आप जानते भी होंगे, कि इलाहाबाद की संधि बेहद महत्वपूर्ण रहा। इस संधि के बाद यह देखा गया कि एक तरह से जो अंग्रेज है, ब्रिटिश है, वह भारत पर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर लेता है। क्लाइव ने बंगाल में सफलतापूर्वक एक तरह से देखेंगे तो कहा जाता है लुटेरा राज्य की स्थापना कर दिया। मतलब यहाँ के संसाधनों को लूट खसोट करके यूरोप ले जाओ। अब एक देखेंगे विलियम पिट के द्वारा, वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। विलियम पिट ने किसके लिए यह कहा, रॉबर्ट क्लाइव के लिए शब्द प्रयोग किए। क्योंकि कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव एक ऐसा व्यक्ति रहा जो कभी युद्ध नहीं हारता था, और जब जहां भी अगर लगा कि ब्रिटिश की स्थिति मजबूत नहीं है, बेहद कमजोर नाजुक है, तो रॉबर्ट क्लाइव को वहां भेजा जाता था। तो इसीलिए ये जो है ये स्टेटमेंट इसके लिए दिया गया। अब एक कैरेक्टर और पड़ता है मीर कासिम। मीर कासिम का कार्यकाल छोटा रहता है, 60 से 63 तक, 1760 से 63 तक। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में से इसे सबसे योग्य माना जाता है। इसके अलावा पूर्णिया कहाँ पड़ता है, बिहार में, बिहार का सीमांचल वाला हिस्सा पूर्णिया, और रंगपुर में फौजदार के रूप में पहले ही इसने अपनी योग्यता दिखाई। राजधानी यह ट्रांसफर करता है मुर्शिदाबाद, जो मुर्शिद अली खां अपनी राजधानी लेता है, तो यह क्या करता है, वहां से मुर्शिदाबाद से राजधानी को स्थानांतरित करता है और मुंगेर ले जाता है। यह मुंगेर कहाँ है, आज के बिहार में है, और इसको योग नगरी कहा जाता है, आप सब ये जानते होंगे। तो कुल मिलाकर के मीर कासिम एक योग्य शासक के तौर पर देखने को मिलता है। इसने अपनी सेना पर काफी काम किया। इसने ये देखा कि आखिर ये यूरोपीय लोग जो हैं इतने कम आबादी में हैं, फिर भी ये हमसे जीत कैसे जा रहे हैं। तो इसने उस सेना के पैटर्न को स्टडी किया, यूरोपीय सेना को लेकर के, और फिर अपनी सेना का भी संगठन जो बनाया वो यूरोपीय पद्धति पर भी बना लिया। तो इसमें रखा बंदूक वगैरह बहुत आधुनिक लाया, और बहुत तरह के सुधार काम भी इसके द्वारा किए गए। आर्थिक सुधार देखा जाए, गवर्न करने वालों पर जुर्माना और नया कर भी लगाने की बात की गई। अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण, वह है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। 22-23 अक्टूबर 1764 और बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर से कह रहा हूं, अंग्रेजों की कमान किसके पास, मेजर हेक्टर मुनरो, और बंगाल के गवर्नर जो है विंस्टॉट।
मीर कासिम, अब देखिए कई शासक इधर से, मीर कासिम, सुजादौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना पर इसने विजय प्राप्त किया अंग्रेजों की सेना ने बक्सर के युद्ध में, और परिणाम इसका बेहद भयावह रहा। इलाहाबाद तक अंग्रेजों का अब यहाँ पर कब्जा हो जाता है जब ये संयुक्त सेना हारती है। दिल्ली विजय का मार्ग यहीं से बक्सर के युद्ध से ही अब अंग्रेजों के लिए खुल जाता है। अब वो बंगाल से आगे बढ़ रहा, अभी तक बंगाल तक था, अब बंगाल से आगे बढ़ के इलाहाबाद तक पहुंच गया है और वहां से ये सीधे दिल्ली देख रहा है। ये वो स्थिति प्राप्त करना चाह रहा है जो भारत में मुगल का था, और भारतीय इतिहास में इसे निर्णायक युद्ध के तौर पर देखा गया और कहा गया बक्सर का ही ये ऐसा युद्ध रहा जिसने अंग्रेजों के हाथ में भारत को सौंप दिया। तो यहां से अगर देखा जाए ना, तो अंग्रेज एक तरह से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ चुके थे। अब यहाँ पर शासन पद्धति एक तो है, इसको जरा समझते हैं। दीवानी और द्वैध शासन क्या है? इलाहाबाद की प्रथम संधि जब होता है तो वह 12 अगस्त 1765 के होता है। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। अब जाहिर सी बात है अंग्रेज की स्थिति यहाँ पर मजबूत है तो देना ही था, नहीं तो फिर आपको एक तरह से बंदी बना लिया जाता। द्वितीय संधि जो होता है वह 16 अगस्त 1765 में होता है। अवध के नवाब ने इलाहाबाद और करा के जिलों को शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया, और बंगाल में द्वैध शासन की भी यहाँ पर बात की गई, यानी कि 2 उप दीवान नियुक्त होता है, एक बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, एक बिहार के लिए राजा शिताब राय। ये आप बिहार वाला याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी में आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर, जैसा हमने शाह आलम द्वितीय को लेकर के चर्चा किया, जरा इसके विषय में समझते हैं। शाह आलम द्वितीय और उसका जो उत्तराधिकारी रहता है, संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त इसका रहता है, इसको अंधा कर दिया जाता है। 1803 ईस्वी में दिल्ली पर इसके साथ ही अंग्रेज का अधिकार होता है। इसके उत्तराधिकार के तौर पर देखा जाए तो अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय और सभी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी बने। चूंकि एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिंबॉलिक तौर पर ये सब जो है मुगल बादशाह बन के रहते हैं, इनका कोई भी ऐसा अर्थ बच नहीं जाता, इनका लाल किला तक सीमित हो जाता है, इनको पेंशन दिया जाता है और कुछ जगहों से अपने कुछ संपत्ति से इन्हें रेंट मिलता है। तो रेंट की उस कमाई से चल रहा है। अब जरा सोचिए कहाँ मुगल सम्राट और कहाँ पर ये स्थिति इन लोगों ने अपना कर लिया। सिलहट और खासी विद्रोह इस समय होता है, यह महत्वपूर्ण है। खासी विद्रोह चूंकि पूछा जा चुका है इसलिए मैंने सोचा कि ये पॉइंट चर्चा कर लेना चाहिए। अंग्रेजों ने सिलहट की दीवानी भी यहाँ पर प्राप्त कर लिया और डेविड स्कॉट द्वारा सिलहट को जैंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्र से जोड़ने के लिए क्या किया? सड़कों का निर्माण किया गया। तो ये हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, समझ में आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट के तरफ हम जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियां हैं ना, वो पहाड़ियां कौन सी है? गारो पहाड़ी की बात करते हैं, जैंतिया की बात कहते हैं, खासी की बात करते हैं। ये 3 जो मुख है, बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप है यहाँ पर, तो इन्हीं के नाम से जाना जाता है। खासी जनजाति के लोग के नेता जो है तीरथ सिंह, इसके नेतृत्व में विद्रोह होता है और के.एम. पनिक्कर 1765 से 72 तक बंगाल में डाकुओं का राज्य जिसको कहा गया कि यह स्थापित होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से प्रश्न रहता है, तो इसलिए मैंने ये अलग से डाल दिया है, चूंकि खासी विद्रोह पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अब चलिए एक ओवरव्यू मैंने दे दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा डिटेल से आपको हमने पढ़ाया, आप पढ़े हुए हैं, तो एक ओवरव्यू दिया। चूंकि अभी 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कुछ बातें, तो आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे मेरे साथ जुड़ करके, और कुछ चीजें मैं प्रश्न के साथ आपको बताते चलूंगा तो उसका जवाब आपको तब मिल जाएगा। नोट कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? अभी हमने चर्चा किया है, क्या वो सरफराज खान है, क्या वो जो है मुर्शिद कुली खां है, या फिर अलीवर्दी खां है, या सुजाउद्दीन मोहम्मद खां है? हम सब जानते हैं कि हमने अभी चर्चा किया है मुर्शिद कुली खां द्वारा, है ना, जो हमने इसे देखा कि आखिरी यहाँ पर बंगाल का अंतिम गवर्नर ये रहता है। आगे, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? और ये चर्चा हमने किया है, चूंकि एक ब्रिटिश अधिकारी रहता है और उसके रूप में हमने देखा कि वह रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव, मैंने पहले भी आपको कहानी बताया कि जहां भी युद्ध नहीं जीत पाते ब्रिटिश, वहां पर रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता था। और यह जो कहा गया स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, दरअसल यह विलियम पिट के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया साथियों? विलियम पिट। विलियम पिट ने ही ये पहली बार कहा कि रॉबर्ट क्लाइव को मैं देखता हूं ना तो मुझे लगता है कि एक ऐसा सेना नायक है जो सीधे स्वर्ग से आया है, हेवन बॉर्न जनरल कहा उसने। यानी कि इतना मजा हुआ खिलाड़ी कि इसको युद्ध के मैदान के बिना बाहर कहीं मन ही नहीं लगता, हमेशा युद्ध में इन्वॉल्व रहता है और जीतने वाला। चलिए, प्लासी का युद्ध यह जो हुआ
वह मैदान कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जाता है। बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखिएगा, पलासी की जब हम चर्चा करेंगे तो वो पश्चिम बंगाल में है। पलाशी एक जगह है जिसे आजकल अगर बंगाल में आप ढूंढे इस जगह को तो पलासी इस तरह से नहीं बल्कि थोड़ा सा अपभ्रंश रूप दिखेगा, पलाशी दिखेगा आपको। ये युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल के, मैंने पहले भी कहा था, जो डिस्ट्रिक्ट है नदिया जिला, और वहां पर भागीरथी नदी है, तो भागीरथी नदी के किनारे ही यह बसा हुआ है ये पलाशी का मैदान। ठीक है, इतना ये ध्यान रहेगा। आगे बढ़ जाएं चौथे पर। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। 2-3 युद्ध हुआ था, अब आपको याद करना है। मैंने बताया था कि कहां से पकड़ हुआ, चाहे वो बक्सर, पलासी और वांडीवाश और पानीपत। तो हमने चर्चा किया था कि बक्सर का युद्ध, मैंने क्या कहा था आपसे कि यहीं से इलाहाबाद तक की पहुंच और उसके बाद दिल्ली की सत्ता पर अंग्रेजों का नजर पड़ गया था। तो कुल मिलाकर के बक्सर का युद्ध ये होगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, ये भी प्रश्न साथियों पहले पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उस वक्त बंगाल का जो नवाब देखेंगे वह कोई और नहीं, वह मीर जाफर हुआ करता था। बक्सर की लड़ाई जो हार गया। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, लगभग इसी फॉर्म में पूछा जाएगा, और वह जो है इलाहाबाद की संधि है, क्योंकि इसी के माध्यम से अंग्रेज का इलाहाबाद तक पहुंचना हो गया। और इलाहाबाद के बाद वो आगे क्या देख रहा है कि अब उसे दिख रहा है कि हमें दिल्ली तक अपनी पहुंच बनानी है। ये बातें यहां पर देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है, और उसका नाम है शाह आलम द्वितीय। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपके साथ चर्चा किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, ये महत्वपूर्ण है। पर्वतीय जनजाति को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो मैंने पहले भी कहा कि हमें नॉर्थ ईस्ट चलना पड़ेगा, और वहां पर विद्रोह हुआ। जो 3 जनजातियां हैं, चाहे वो गारो, खासी, जयंतिया की लेकर के बात करेंगे तो खासी विद्रोह होता है ना, तो हम खासी के साथ चलेंगे यहां पर, है ना, जिसको आप जैसे सिलहट वाला भी मामला वही है, तो वो ध्यान रखिएगा। आगे, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह किया, क्या वो मराठा के द्वारा, मुगल के द्वारा, राजपूत के द्वारा या सिख के द्वारा। अब यहां पर देखेंगे ना तो कई बार आप कंफ्यूज करेंगे, आपको लगेगा कि पक्का राजपूत भी हो सकता है ना, अंग्रेजों की बात की गई तो मुगल उस समय था, मुगल हो सकता है, सिख भी हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा साथियों, सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया तो मराठा ने मुगलों का भी बहुत विरोध किया, और मराठा ने अंग्रेजों का भी किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और उसके बाद किसी तरह से मराठा शक्ति को दबाया गया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ना, कहा जाता है कि जैसे मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य के खंडनों पर मराठा ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रख ली थी। जो उस वक्त की परिस्थिति था उसका लाभ उठाया, अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया, और कई 3 अलग अलग युद्ध होता है। तो कुल मिलाकर के मराठा का ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज उसमें नहीं होना है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। मैंने अभी आपको पढ़ाया भी है कि कौन उसका नाम आएगा, जो कौन सेनानायक है, जो स्वर्ग से जन्म लेकर के सेनानायक आया है। विलियम पिट ने कहा यही लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के लिए कि भाई ऐसा सेनानायक हमने आज तक देखा ही नहीं, ऐसा लगता है कि ये जनरल सीधे जन्नत में जन्म लिया है, स्वर्ग में जन्म लिया। आगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। सर्वाधिक निर्णायक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बक्सर, पलासी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। चूंकि सर्वाधिक निर्णायक कहा गया है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इसके बाद भारत पर एक तरह से अंग्रेजों की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से देना है। विकल्प में जो सबसे सही जवाब हो ना उसके साथ जाया कीजिए, फिर आपका जवाब देखेंगे सही होता जाएगा। चूंकि आप में से बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कहते रहते हैं कि सर पता नहीं कैसे गलत हो जाता, हमने तो सही पढ़ा था। क्योंकि मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ आप नहीं जाते, आप ये सोचते हैं कि मैंने क्या पढ़ा था, नहीं, क्या पढ़ा से ज्यादा जरूरी है कि विकल्प क्या दिया है उसके साथ खेल करना सीख लीजिए, फिर आपका काम बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।